प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी, केवीएस, एनवीएस और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। बताना चाहूँगी कि अभी जितनी क्लासेस आ रही हैं, पीजीटी हिंदी और यूजीसी नेट के लिए विशेष क्लासेस आ रही हैं, है ना? आज का देखो हमारा पहला प्रश्न है, ये चैलेंज प्रश्न है, ठीक है? चैलेंज प्रश्न आपको बता दूँ 20 नंबर है का प्रश्न है। सभी को इसका आंसर देना है। और बाकी इससे पहले जितने प्रश्न मैंने लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। कहना चाहूँगी चैनल पे पहली पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। प्रश्न है कि सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस शीर्षक से प्रकाशित कराया था? हृदय दर्पण, साहित्य दर्पण, हृदय तरंग या फिर समालोचना दर्शन। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हो गया। अब प्रतिदिन की तरह जैसा कि मैं कहती चली आ रही हूँ कि आपको पेन कॉपी साथ में रखना है और आपको नंबरिंग करके रखना है ना? कि टॉप 20 में क्या 17 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, है ना? क्या आपने 17 या फिर आपने 15 किए हैं? आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आई हूँ, ठीक है? फुल एक्सप्लेन के साथ सभी ऑप्शनों का एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। बड़े ध्यान से वीडियो को देखना फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको इस बार नेट जेआरएफ करना है ना? तो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में या कोर्ट मार्शल। अब मैं आपको बता दूं, एक बात कह दूं कि मैं अक्सर ही कहती आ रही हूँ कि उन प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है जो इम्पोर्टेंट है ना? तो यहीं पर आपको द्रौपदी कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल की रचनाकारों का नाम अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा आता है कि शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है तो कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बता दूं, देहाती दुनिया करेक्ट है क्योंकि देहाती दुनिया का जो प्रकाशन वर्ष है 1926 है। ठीक है, 1926 है ना? मैं ज्यादा टाइप ना कर पाऊँ तो आप बड़े ध्यान से देखना और लिखते चले जाओ। ठीक है, अभी लिखते चले जाओ, हो सके तो ऐसे प्रश्न को माइंड में रखो। तो 1926 है। हम बात करते हैं भिखारिणी की, यहाँ पे कुछ टाइप मिस्टेक हुआ है। भिखारिणी, तो भिखारिणी किसकी है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की। ठीक है, विशंभर नाथ की है, 1929 में प्रकाशित हुई है। और इसके बाद आता है मनोरमा। मनोरमा किसकी है? चंडी प्रसाद हृदयेश की, 1924 में। ठीक है, 24 में प्रकाशित हुई है मनोरमा। और एकाकिनी की बात करूं तो ये श्रीनाथ जी की है, 1927 में। ठीक है, 27 से प्रकाशित हुई है ना? तो बिल्कुल क्लियर हो गया। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया हमारा 26 में है। फिर हमारा भिखारिणी जो है वो 29 में है। फिर मनोरमा हमारा 24 में है और एकाकिनी हमारा 27 में है ना? तो ऐसे मैं अपना तरीका बताती हूँ फ्रेंड, जब मैं कर रही थी तो मैं बस ऐसे ही 24 26 याद करती चली गई। 19 को मैं काट दिया करती थी क्योंकि मुझे पता था कि सभी रचनाएं 1900 की ही हैं, है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो बात करूँ सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा 1900 का प्रकाशित हुई, 46 में, है ना? 46 से प्रकाशित हुई है। फिर पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा हमारा प्रकाशित हुआ है 1973 में, है ना? 73 में ये पुनर्नवा प्रकाशित हुआ है। अनाम दास का पोथा हमारा करेक्ट आंसर है और ये 76 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 76 में अनाम दास का पोथा हमारा प्रकाशित हुआ है। चार चंद्र लेख की बात करूं तो 1963 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 63 में चार चंद्र लेख हमारा प्रकाशित हुआ है। अब क्या दिक्कत है कि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। ठीक है, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, उन्हें पढ़ने का आनंद तो कुछ इस तरह ही आता है कि फुल एक्सप्लेन हो, क्योंकि आप यदि सुनते भी हैं तो भी कहीं न कहीं आपको याद रहेगा, है ना? सुनने से बहुत याद होता है, सुन-सुन कर भी याद होता है, तो बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से देखते भी जाएँ, सुनते भी जाएँ और अपना राइट आंसर चूज़ भी करते जाएँ कि आपने क्या लगाया है ना? यदि मान लो प्रश्न बनता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा कैसा उपन्यास है ना? तो याद रखना कि यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो बता दो करेक्ट आंसर इसका शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको फ्रेंड्स धर्म भारती को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि धर्म भारती की इंपॉर्टेंट जो कहानियां है ना कहानी जैसे मुर्दों का गांव कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इनका बंद गली का आखिरी मकान कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दोनों को आपको याद रखना है। और मार्कंडेय की रचनाएं भी एक दो बार ये आई हैं परीक्षा में। जैसे जैसे इनका महुए का पेड़ एक बार आया है। हंसा जाए अकेला भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, मार्कंडेय का। बात करूं ज्ञान रंजन की, तो ज्ञान रंजन की कहानी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्ञान रंजन की जो कहानी है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। एक दो बार आदमी नामा, आदमी नामा इनकी एक दो बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुकी है। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हमने देख लिया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या था, शिव प्रसाद सिंह था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बनता है कि ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। मैं बहुत पहले आपसे कह कर आई थी, बहुत पिछली वीडियो में कहती चली आ रही हूँ कि जितने ऑप्शन में है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जितने ऑप्शन में आपको पढ़ने हैं, प्रश्न जिनका बना है जिन पर, वो तो पढ़ना ही है। तो ज्ञानेंद्र कुमार को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी यदि जितने ऑप्शन में प्रश्न आते चले जाएंगे, यदि उन पर आप ध्यान से उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, तो परीक्षा में बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ज्ञानेंद्र की कहानी नहीं है तो अमर वल्लरी, ठीक है। अमर वल्लरी नहीं है, क्योंकि अमर वल्लरी किसकी कहानी है? अमर वल्लरी फ्रेंड्स अजय की कहानी है, ठीक है। अजय की कहानी है अमर वल्लरी। अजय की और भी बहुत रचनाएं हैं, जैसे विपथिका कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, परंपरा रिपीट हुई है ना। कोठरी की बात रिपीट हो चुकी है। अमर वल्लरी का प्रकाशन कब है? 1924 में, ठीक है। 1954 प्रकाशन वर्ष इसका है। ये तेरे प्रतिरूप भी याद रखना, ठीक है। ये तेरे प्रतिरूप भी याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आगे हमारा छठवां प्रश्न बनता है। छठवां प्रश्न हमारा बन रहा है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका का नाम बताना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर सबने चूज कर लिया, मन्नू भंडारी, ठीक है। मन्नू भंडारी है। अब आपको प्रियंवदा जी को पढ़ना है, सोबती जी को पढ़ना है, शिवानी को पढ़ना है, बट शिवानी का कभी मतलब ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रियंवदा और कृष्णा सोबती को पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि मन्नू भंडारी के और जो कहानी रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे मैं हार गई कई बार रिपीट हुआ है ना। यही सच है रिपीट हो चुका है। तीन निगाहों की एक तस्वीर रिपीट हो चुका है, और त्रिशंक कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। बाकी प्रियंवदा जी की रचनाओं को भी आप याद रखिए, ठीक है। और सोबती जी की रचनाओं को याद रखिए, क्योंकि सोबती जी हमारे पाठ्यक्रम में वैसे भी लगी हुई हैं। बादलों के घेरे बड़ा इंपॉर्टेंट इनका, ठीक है। बादलों के घेरे, उनका प्रकाशन वर्ष याद रखें। इनकी एक सोबती जी की जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनके पात्रों का नाम बड़े अच्छे से याद रखें। साथ ही साथ याद रखना है कि वह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर, यह पथबंधु का करेक्ट आंसर नरेश मेहता है ना। ए नंबर हमारा करेक्ट है। अब आपको विवेकी राव के पढ़ना है। श्रीलाल शुक्ल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है श्रीलाल शुक्ल हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। साथ साथ इनका जो उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ विश्रामपुर का संत भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में प्रकाशन वर्ष के लिए आया हुआ है ना। तो विवेकी रॉय को और श्रीलाल शुक्ल को फ्रेंड्स आप देख लेना, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। PYQ है भारत विभाजन पर। यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है, विभाजन कर लीजिएगा। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है ना। सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें बताना है किसका है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है सीधी सच्ची बातें, यह किसका है ना। ये जो है भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, ठीक है। भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। भगवती चरण वर्मा का है, और 1968 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ है? 1968 में प्रकाशित हुआ है। बाकी झूठा सच हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, तमस हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। आधा गांव आप सब जानते हैं, ठीक है। आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की, ठीक है। राही मासूम रजा की है। और बाकी आप तमस और झूठा सच से परिचित हैं। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार कह रही हूँ, भगवती चरण वर्मा को आपको पढ़ना है। आज के क्लास में, आज की क्लास मैं यू कहूँ कि टॉप 20 प्रश्न भले हैं, आज आप कम से कम 60 प्रश्न, ठीक है। 20 भले ही इसका नाम है, आप 60 से ज्यादा प्रश्नों को आप यहाँ से आप सीख कर जाएंगे आज, है ना। तो हमारा जो प्रश्न आता है कि उपन्यास भगवती चरण वर्मा का कौन सा नहीं है, तो ना आने वाला कल, ठीक है। ना आने वाला कल भगवती चरण जी का नहीं है, यह मोहन राकेश का है। 1969 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 69 में। बाकी 1900 तो मैं लिखती नहीं हूँ, बाकी मुझे जब पता रहता है 1900 को काटो, 69 याद रखो, ठीक है। पतन को भी याद रखो। पतन का प्रकाशन वर्ष कब है? 1927 है। चित्रलेखा का 1934 है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते का प्रकाशन वर्ष कब है? 1946 है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। डी हमारा करेक्ट आंसर है। सबने आंसर चूज कर लिया है। बाकी जैसे ही वीडियो सामने आए फ्रेंड्स, बहुत फास्ट करो, ठीक है। जिस तरह मैं फास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे ही आपको फास्टली इसको कैच करना है प्रश्न को। आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है चिंगारियां, है ना। चिंगारियां क्यों प्रतिबंधित रही? क्योंकि इसमें क्रांतिकारी विचारों का वर्णन काफी ज्यादा था।
ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। बाकी आप भारत भारती वंदनी झांसी की रानी से अवगत ही हैं। प्रश्न आता है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस लेखिका की है, किस कथा लेखिका की है। इसका जिक्र मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कालिया जी को पढ़ना है, मैत्रेयी पुस्तक को पढ़ना है, चित्रा मुद्गल को पढ़ना है, राजी सेठ को आपको पढ़ना है। इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं प्रतिदिन कुछ इस तरह की कहानियां लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि किनको आपको पढ़ना है, किनको छोड़ना है। तो आप एक अलग से पेज भी रखा करें कि आपको इन सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मुद्गल का है, ठीक है, मुद्गल जी का है। ममता कालिया की रचना फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इनकी ममता कालिया जी की प्रतिदिन या एक अदद औरत कई बार रिपीट हुई है, बोलने वाली औरत भी रिपीट हुई है, मुखौटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुखौटा इंपॉर्टेंट है। मैत्रेयी पुष्पा की बात करूं तो ललमनिया एग्जाम में एक दो बार रिपीट हुई है, ठीक है। राजी सेठ की भी रचनाएं कई बार रिपीट हुई, जैसे अंधे मोड़ से आगे इंपॉर्टेंट है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक बार रिपीट हुआ है इनका यात्रा मुक्त है ना। तो ये इनकी कहानियां हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक नहीं। अब राम वृक्ष बेनीपुरी के नाटक लेने का आशय क्या हुआ कि आपको अंधा कुआं पढ़ना है, आम्रपाली हमारा जो करेक्ट आंसर है। बाकी अग्निशिखा पढ़ना है, कोणार्क के लेखक का आपको नाम पढ़ना है ना। तो हमने तो देखा हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 80 नंबर करेक्ट है। बाकी हमको ये देखना है कि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है 1951। राम कुमार वर्मा का पढ़ना है, 1970 में प्रकाशित हुआ है अग्निशिखा। अंधा कुआं बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण को यदि आपने नहीं पढ़ा ना, तो याद रखना कि परीक्षा में बनने वाला जो प्रश्न है ना, वो कहीं ना कहीं आपका गलत होगा। नाटक में यदि आपने लक्ष्मी नारायण लाल को नहीं पढ़ा और किसको नहीं पढ़ा, कोणार्क के कृत जगदीश चंद्र माथुर को, तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा में बहुत भूल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें, ठीक है फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को तक शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो। प्रश्न बनता है हमारा कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है ना। तो हम जानते हैं कला का जोखिम इन्हीं का है, शब्द और स्मृति इनका है, ढलान से उतरते ही इन्हीं का है, निर्मल वर्मा जी का। लेकिन चिंतन मुद्रा इनका नहीं है ना। तो चिंतन मुद्रा किसका है, विष्णुकांत शास्त्री का, ठीक है। चिंतन मुद्रा किसका है, विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है, सभी को बताना है, ठीक है। ये सभी को देखो, आज एक चैलेंज प्रश्न मैंने आपको दिया था 20 नंबर का, लेकिन दूसरा प्रश्न एक और है जिसको आपको आंसर देना है यार, सभी मित्रों को आंसर देना है। 14 नंबर का प्रश्न आपको बताना है कि ये किसका है, प्रसाद जी का है, त्रिपाठी जी का है, कि दिनकर का या आचार्य शुक्ल जी का, है ना। मैं जानती हूँ कि सब इसका राइट आंसर दे पाएंगे, सभी लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे, है ना। क्योंकि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है ना। कितना अच्छा दिया है, शुरू से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसकी रचना हो सकती है। बाकी मेरी बातों पर ध्यान मत दो, आप अपने आंसर पर ध्यान दो, है ना। तो ये भी चैलेंज प्रश्न है, इसका उत्तर देना, इस सबका जवाब दूंगी, सभी लोग उत्तर देना। जितने व्यू जाएंगे उतना आज उत्तर आना चाहिए इस 14 नंबर प्रश्न का। फिर देखो, आज के इस प्रश्न का आप उत्तर दोगे ना, आपकी सारी आंखें खुल जाएंगी, सभी आंखें खुल जाएंगी, सारी नींद गायब हो जाएगी, आप यदि इसका उत्तर दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो। प्रश्न बनता है कि द्वैतवाद के प्रणेता का हमें नाम बताना है, ठीक है। द्वैतवाद के प्रणेता आचार्य का हमें नाम बताना है कि कौन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है माधवाचार्य है। फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना है कि वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य किसके प्रणेता आचार्य हैं, है ना। वल्लभाचार्य का जो दर्शन हमें देखना है, ठीक है, दर्शन देखना है, इनका संप्रदाय देखना है ना। ऐसे रामानुजाचार्य का दर्शन देखना है, संप्रदाय देखना है, रामानंद का भी देखना है, क्योंकि जो ये आचार्य हुए थे बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। बाकी राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद ही माने जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित किसने किया है ना, रामानंद ने ही किया है, ठीक है। रामानुजाचार्य का नाम मत ले लेना, है ना, रामानंद ने ही किया है। आगे हमारा प्रश्न फिर बनता है कि राज तौल हकायत के रचयिता का नाम बताना है। अब देखो, यह प्रश्न हमने हमारे लेने की वजह है कि आपको शेख नबी को पढ़ना है, कासिम शाह को पढ़ना है, नूर मोहम्मद को पढ़ना है, उस्मान को पढ़ना है। जितने भी हमारे सूफी कवि हुए हैं इनको आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो आपको नूर मोहम्मद की 3 रचनाएं देखना है, इंद्रावती देखना है, अनुराग वासरी देखना है, राज तौकुल हकायत तो यहाँ पे है ही प्रश्न में। बाकी कासिम शाह की रचनाएं भी देख लेना। हंस जवाहिर कई बार रिपीट हो चुकी है। शेख नबी की ज्ञान दीप कई बार प्रश्न में आ चुकी है। और यहीं पर उस्मान की बात करो तो चित्रा बड़ी बड़ी फेमस है, ठीक है।
इनके और क्या याद रखना है फ्रेंड्स आपको, इनका प्रकाशन वर्ष देखते चले जाना है। आगे प्रश्न बनता है कि इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा बनता है कि पद्माकर भट्ट हैं जिन्होंने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। आगे फिर देख लेते हैं, बाकी आप ग्वाल कवि को देख लेना फ्रेंड्स और राम सहाय को देख लेना। सम्मन की रचनाएं तो अभी पूछी नहीं गई हैं। निम्न में से किस कवि ने सप्तई की रचना नहीं की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है बेनी प्रवीण, ठीक है, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। बेनी प्रवीण की रचनाएं आपको याद रखना है ना। बेनी प्रवीण ने सप्तई की रचना नहीं की है। बाकी वृंद की रचनाएं याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रसनिधि की रचनाएं एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं, ठीक है। भूपति की रचनाएं भी आप देख लेना, है ना। बेनी प्रवीण के श्रृंगार भूषण याद रखना, ठीक है। श्रृंगार भूषण कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से आत्मकथा विधा में असंगत आपको चयन करना, ठीक है। निम्नलिखित आत्मकथा विधा में असंगत युग्म का चयन करना है। तो जो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है, सबने पॉज करके वीडियो आंसर लगा लिया है। जूठन हमारा बनता है करेक्ट आंसर, क्योंकि जूठन धर्मवीर भारती का फ्रेंड्स नहीं है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो ये हमारे टॉप 20 प्रश्न हुए, क्योंकि हमने 20 का जिक्र पहले किया था, चैलेंज प्रश्न था हमारा। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स किसको पढ़ना है ना, आपको राजेंद्र यादव को पढ़ना है, साहनी जी को पढ़ना है, कमलेश्वर को पढ़ना है, धर्म भारती को पढ़ना है, ठीक है। इतने प्रश्न आपको पढ़ने हैं। जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। प्रतिदिन आपको इस तरह से अलग अलग विधाओं से अलग अलग प्रकारों के प्रश्न आपको मिलते चले जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि प्रश्नोत्तरी की संख्या बढ़ाई जाए, है ना। 2 प्रश्न आज चैलेंज थे, सभी को उसका आंसर देना है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इसका पीडीएफ मिलेगा। तो दोहराव के तौर पर ये आपके परीक्षा के समय बहुत काम आएंगे, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।